नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य नंदन। हमारा आज का मुद्दा है वर्दी वाली गुनहगार नक्सलियों की मददगार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आया ये मामला सिर्फ एक महिला डीएसपी या एक होटल कारोबारी के बीच का विवाद भर नहीं है, बल्कि ये पूरे पुलिस तंत्र और उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब कानून का पालन कराने वाला अधिकारी ही रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और खुफिया जानकारी लीक करने जैसे गंभीर आरोपों में घिर जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हिलना स्वाभाविक है। रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन के द्वारा लगाए गए आरोप मामूली नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए की कथित वसूली, महंगी कार, जेवरात, नगद लेन देन और सबसे गंभीर आरोप नक्सल प्रभावित इलाके से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं का लीक होना। यदि इनमें से आधे, मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से आधे आरोप भी अगर सही साबित हो गए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा से सीधा सीधा खिलवाड़ का मामला है। ऐसे मामलों में प्राथमिक जांच या रिपोर्ट मंत्रालय भेज दी गई है, जैसे जवाब जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर हुई जांच में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर पर कराई गई जांच की 1400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ी खुफिया जानकारियां लीक की। जांच में सामने आया है कि रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन के साथ महिला डीएसपी के बेहद करीबी संबंध थे। दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा किए जाने के सबूत भी मिले हैं। जानकारों के मुताबिक ये सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध। कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि 2021 से डीएसपी कल्पना वर्मा ने लव ट्रैप के जरिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की। आरोपों में 2 करोड़ रुपए नकद, लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गहने और महंगे गिफ्ट्स शामिल है। जांच रिपोर्ट में कारोबारी के बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन, कैश लेने और ज्वेलरी मिलने के भी सबूत दर्ज किए गए हैं। हालांकि डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कह दिया है कि कल्पना पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार से कड़े एक्शन की मांग की है। हर किसी पे जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होती है। वैसे ही अभी जो 1400 पन्ने वाली जो विषय है कल्पना वर्मा के ऊपर कि खुफिया जानकारी भी देती थी, रही बात बहुत सारे चीज़ भी थे, तो अवश्य तौर पे प्रशासन के जो नियम है, शासन के जो नियम है उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर में इस प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और जैसा बताया जा रहा है कि जांच में तमाम तरीके की बेहद ही आश्चर्यजनक खुलासे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी जिसकी पहचान भरोसा और सुरक्षा होती है, अगर वही वर्दी गुनहगार बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, देश की सुरक्षा का भी होता है। 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट आईजी के पास है। अब देखना होगा कि क्या डीएसपी कल्पना वर्मा पर सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि इस खुलासे से छत्तीसगढ़ पुलिस और सियासत दोनों ही सकते में है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच रिपोर्ट तैयार होकर गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है, तब भी अब तक संबंधित डीएसपी पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? न निलंबन, न विभागीय कार्रवाई, न ही सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट जवाब। क्या यह चुप्पी सिस्टम की मजबूरी है या फिर वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल? पुलिस विभाग अक्सर आम नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वे कानून पर भरोसा रखें, लेकिन भरोसा तभी बनता है जनाब जब कार्रवाई समान और निष्पक्ष हो। आम सिपाही से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सभी पर नियम एक जैसे लागू होने चाहिए। अगर एक आम कर्मचारी पर इतने गंभीर आरोप लगते तो क्या उसे अब तक सेवा में बने रहने दिया जाता? यह भी चिंताजनक है कि जांच रिपोर्ट 1400 से अधिक पन्नों की है, जिसमें कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल किए गए। अगर सचमुच नक्सल ऑपरेशंस या पुलिस तैनाती से जुड़ी सूचनाएं साझा की गई हैं तो यह व्यक्तिगत विवाद नहीं है, पर्सनल कोई
आपस का विवाद नहीं है, यह सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाता है। ऐसे में सिर्फ जांच जारी कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डालना बेहद खतरनाक मिसाल बनेगा। पुलिस प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले को लेकर और पूरे मामले को संदिग्ध बना रही है। जनता यह जानना चाहती है कि क्या वर्दीधारी अफसरों के लिए अलग नियम है, क्या प्रभावशाली पद पर बैठे लोगों पर कार्रवाई करने से सिस्टम हर समय हिचकता है। अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र और कानून के राज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, कल्पना वर्मा के जरिए लीक हुई नक्सल ऑपरेशंस की जानकारी किस तक पहुंची? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या डीएसपी कल्पना के नेटवर्क में और भी अफसर शामिल हो सकते हैं? तीसरा सवाल, जांच रिपोर्ट के बाद कल्पना वर्मा के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी? बड़ा सवाल है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए अनिल पुसतकर साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। क्राइम रिपोर्टिंग बहुत नजदीक से इन्होंने की है। राजीव चक्रवर्ती साहब है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव साहब हैं, पेशे से वकील भी हैं, बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। सबसे पहले राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, 1400 से ज्यादा पन्नों की जांच रिपोर्ट का जिक्र आ रहा है, क्या है उस रिपोर्ट में? अब ये मत भूलिएगा वो गोपनीय है, बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद और ब्लैकमेलिंग का अब नहीं रह गया राजीव जी, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा में सीधा सीधा सेंध का मामला है ये। राजीव जी देखिए आदित्य जी, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, खासकर अफसर जिनकी बहुत स्ट्रिक्ट सर्विस रूल होती है और कोड ऑफ कंडक्ट होती है, निश्चित रूप से बहुत संगीन मामला है। और देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ किसी की व्यक्तिगत जिंदगी है, उसमें कौन उनके साथी हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें सरकार को या हमको आपको कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए, उनके व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि 1400 पन्नों की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ये भी उल्लेखनीय है कि नक्सलवादियों से या अपने विभाग की जानकारी अन्य जगह देना, ये तो साहब बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में सरकार निश्चित रूप से संज्ञान ली है और हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है, हमारी पुलिस प्रणाली इतनी मजबूत है, जिसने लाल आतंक के अंत को खत्म करने के लिए अपनी शहादत दी और उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका थी। कितनी मजबूत है पुलिस? रतनलाल डागी वाले मामले का अब तक निपटारा नहीं हो पा रहा है, पवन देव वाले मामले का क्या हुआ पता नहीं, एक और अधिकारी है उनके मामले का क्या हुआ पता नहीं। इतना लीपा पोती, इतना देर। नहीं साहब, लीपा पोती नहीं। क्या होता है कि चूंकि पुलिस विभाग है उसमें थोड़ी सी गंभीरता रखनी पड़ती है। कुछ मामले अंदर से कार्रवाई होती है, पुलिस विभाग का अपना इंटरनल सिस्टम है जो कोड ऑफ कंडक्ट देखता है, जो नियमों को देखता है। तो हर चीज़ें ऐसा जरूरी नहीं कि हमें और आपको पता रहे, प्रेस को पता रहे, पब्लिक को पता रहे, तो लेकिन जरूर है कि कार्रवाई हो रही है। और चूंकि ये हमारा संवेदनशील क्षेत्र है और नक्सलवाद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम छोर पर है, तो हर चीज़ें बताई नहीं जाती, हर चीज़ की जाती है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विभागीय कुछ उसूल रहते हैं। ये भी पता करिएगा इनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में रही है, कितने दिन ये दंतेवाड़ा में रही अपनी पोस्टिंग के दौरान, ये भी पता करिएगा, शायद आंखें खुल जाए। और इसके पहले भी जो जिन अधिकारियों का ट्रांसफर आप लोगों ने कहीं बाहर किया है, लास्ट कोने में किया, वो कितने दिन अपने बेस कैंप में रहे, इसकी सूचना भी निकाल के आइएगा। चौंक जाएंगे आप कि 99% वो रायपुर में ही अपना समय बिताते रहे, उस जगह तक नहीं गए। ये पुलिस है आपकी और ये आपका प्रशासन है। अमित श्रीवास्तव साहब, जो खबरें आ रही हैं कि डीएसपी मैडम ने खुफिया जानकारी लीक की है, कितना गंभीर मानते हैं इन आरोपों को? कांग्रेस इस मामले पर क्या कहना चाहती है? श्रीवास्तव साहब देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आपको पहले तो साधुवाद दूंगा, इस टाइप के मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दों को दूसरे शायद लोग नहीं उठाते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी बंसल की टीम को बधाई, क्योंकि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। 1400 पेज की अगर रिपोर्ट आई है और उसको भी कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि नक्सलियों से जुड़ी खुफिया इनपुट को उसको चैट के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को फ्लोट की गई, 2-3 अधिकारियों को फ्लोट की गई, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने और जिस पे कार्रवाई नहीं की आदित्य जी, ये तो आप ठीक है, आपने अपनी वर्दी के साथ तो गद्दारी की है, आपने जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस पद पे आप हैं और जितने महत्वपूर्ण पद पे आप हैं और जितना संवेदनशील जगह पे आपकी पोस्टिंग है जैसा आपने बताया, और उस पर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करना, मैं तो आपको बताऊं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं ये कानून की भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये देशद्रोही की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको जिस प्रकार से पोस्टिंग वहां पर की गई, और राजीव जी ने कहा कि अभी नक्सलवाद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद अगर वहां पर लड़ास होता है तो ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि नक्सली जानकारी जो इनपुट था, संवेदनशील जानकारी का बाहर आना अपने आप में
इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो एक उसकी जांच होनी चाहिए। केवल भ्रष्टाचार नहीं, मैंने जैसा कहा कि ये देशद्रोही की श्रेणी में आता है। तो क्या नक्सलियों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों पर सरकार चुप क्यों है? सरकार की मौन और कार्रवाई शून्य जो बता रहा है, ये दर्शाता है कि इनकी कथनी करनी में श्रीवास्तव कितना साहब, फर्क है आदित्य जी। तीसरा, मैंने श्रीवास्तव कहा साहब, ना कि आप लव जिहाद पे पेशे से आप श्रीवास्तव साहब, एक मिनट, लव श्रीवास्तव जिहाद साहब, पे आप पेशे से जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं। श्रीवास्तव साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी आ रही है। पेशे से आप वकील भी हैं, हाई कोर्ट के सीनियर जी अधिवक्ता भी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, मेरे और आप जैसे लोग होते ना श्रीवास्तव साहब, अभी तक यूएपीए में ना सड़ रहे होते, जमानत नहीं मिलती, और लेकिन अभी तक केवल जांच 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 वो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने का समय ऑलरेडी निकल चुका है इस पूरे विषय को लेकर। वही मेरा कहना है कि कोर्ट की अवहेलना करने के बाद भी सरकारी संरक्षण मिलना और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी में देरी होना, निलंबन या बर्खास्तगी क्यों नहीं? अगर आम आदमी होता तो अभी तक जेल में होता, आपने ठीक कहा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। अगर दूसरा कोई होता तो ईडी, आईडी, ईबी, सीडीबीआई सबको एक्टिव कर दिया जाता। लेकिन जिस प्रकार से मैडम पे आरोप लग रहा है डीएसपी और कारोबारी का जो झगड़ा है, नक्सली लिंक, ब्लैकमेलिंग, कैश ट्रांजैक्शन जैसे बैंक के अकाउंट मिले हैं, लेकिन सरकार मौन है और कार्रवाई शून्य होना ये बताता है कि सरकार इतनी अक्षम है और असली चेहरा सरकार का बेनकाब हो गया है। ठीक है मुसद्दर साहब, एक सवाल जो लोगों के जहन में है कि पूरे मामले में अभी तक विभाग मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? कार्रवाई कब होगी जब इतने संगीन इल्जाम हैं? क्योंकि मामला उगाही और ब्लैकमेलिंग से बहुत आगे जा चुका है। मुसद्दर साहब, देखिए आदित्य, बहुत दुर्भाग्यजनक मामला सामने आया है। और एक कल्पना चावला है जिसने भारत का नाम रोशन किया, और एक ये कल्पना है जिसने छत्तीसगढ़ का नाम कलंकित कर डाला। सबसे बड़ी बात, ना केवल उसने अपनी वर्दी से गद्दारी की है, उसने हमारे प्रदेश से गद्दारी की, हमारे उन जवानों से गद्दारी की है जो वहाँ पर अपनी जान हथेली पे लेकर नक्सलियों से लड़ रहे हैं। नक्सली सूचना का लीक होना, ये पुलिस की जो गोपनीय जो तंत्र है उनका, उसका फेल्यूर है। और अब उस मामले में पुलिस की जो खामोशी है वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। आप बताइए, रतन लाल डांगी का आपने नाम लिया, उसके बाद पवन देव का नाम लिया, राहुल शर्मा जो है वो तो चले गए, उनकी आत्महत्या का क्या हुआ मामले का? तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन अगर कोई छोटा अगर पुलिस वाला पकड़ाता है रिश्वत के मामले में, तत्काल उसको कस्टडी में लिया जाता है, तत्काल उसको जो है निलंबित कर दिया जाता है, तत्काल उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस मामले में क्यों नहीं हो रहा है भाई? इससे पहले हमारे प्रदेश में क्या आईएएस गिरफ्तार नहीं हुए? आज तक बहुत सारे आईएएस तो जेल में ही हैं, सड़ रहे हैं, 1.5 साल हो गया, 2-2 साल हो गया। आप सारे मामले क्या पॉलिटिकल एंगल से ही देखेंगे? क्या इस मामले को हमारे प्रदेश की सुरक्षा के हिसाब से नहीं देखना चाहिए? क्या अभी तक उसके खिलाफ गिरफ्तारी के जो आदेश नहीं होने चाहिए थे? और आप 1400 पन्ने की रिपोर्ट बनाने तक इतना बड़ा संवेदनशील मामला जब सामने आ रहा रिपोर्ट में कि इन्होंने नक्सलियों की जो गोपनीय सूचना चैट से लीक की थी, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है आपके पास? और कौन से तथ्य चाहिए और कौन से सबूत चाहिए? ठीक है, वो टंडन का मामला जो है, टंडन के और उसके जो बीच का पर्सनल मामला है उसको हम, लेकिन उसको भी आप खारिज नहीं कर सकते क्योंकि आप वर्दी में हैं और वर्दी का रौब दिखाकर या वर्दी का रौब गांठ कर अगर आप वसूली करते हैं तो वो भी अक्षम्य अपराध है। अगर ऐसी स्थिति में सरकार सिर्फ कार्रवाई की बात करके कहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं या जांच जारी है, तो ये सरकार की जो है कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाता है। ये सरकार की अक्षमता पर सवाल खड़े करता है। ये सरकार जो है इस मामले में देर क्यों कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी करके जो है कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करने में हिचक क्या है? क्या इस कल्पना चावला के और भी लिंक है, डिपार्टमेंटल लिंक? कल्पना वर्मा के जो है इस मामले में और भी डिपार्टमेंटल लिंक है क्या? और भी बड़े अफसरों से आखिर में उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, डिपार्टमेंटल प्रोटेक्शन है, जुडिशियरी प्रोटेक्शन तो दिख ही नहीं रहा। कहीं वकील तो उसके लिए लगे ही नहीं है। लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं होना उसके खिलाफ जो है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। उससे तो तत्काल हिरासत में लिया जाना चाहिए, तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और सीधे जेल भेजा जाना चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जानी चाहिए कि इस नक्सल चैट को, सबसे बड़ी बात है, इस नक्सल चैट को लीक करने का मोटो क्या था? किसी भी अपराध के पीछे उसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य पता करना। राजीव जी, जांच रिपोर्ट में कुछ और अधिकारियों के नाम आ रहे हैं शायद, क्या यही वजह है कि सरकार कार्रवाई के लिए अपने कदम पीछे खींच रही है? लेकिन एक जवाब और दे दीजिए, जो कृत्य हुआ उसने सरकार की साख पर तो पूरी तरह से बट्टा लगाई दिया है ना, फिर दामन दागदार करने वालों को आखिर बचाना क्यों? राजीव जी, देखिए आदित्य जी, विष्णु जी का सुशासन है, कोई बचेगा नहीं, कोई रह नहीं पाएगा
कितने अफसरों को आप देखिएगा, इसके पहले भी बहुत पिछले सरकार में से आज भी, लेकिन कोई बचेगा नहीं। देखिए, देर है अंधेर नहीं आदित्य जी। अगर हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर दें, पूरी जानकारी साथ में नहीं आए, सबूतों के साथ अगर हम मान लीजिए कार्रवाई कर देते हैं और वो तुरंत कोर्ट से छूट जाते हैं, क्योंकि अगर हम चालान पुटअप करते हैं तो अदालत भी देखती है ना आपने किन किन बिंदुओं पर किया। आज ठीक है हम बहस पर बैठे हैं और हम जनता के सामने हमारी जवाबदेही है, जो आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा था कि सरकार की साख पर, तो देखिए अगर हम तुरंत किसी को गिरफ्तार करते हैं, उसको नौकरी से हटाते हैं और तुरंत यदि अदालत से वो बाइज्जत जमानत मिल जाए उसे और उसके बाद उसे कर दिया जाए, तब ये एक राजनीतिक इशू होता है कि आप अफसरों के ऊपर देखिए दो धारी तलवार पर सरकार चलती है। अगर छूट जाए तो आपने दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की है, अगर छूट जाए तो आपने दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की है। और उसके बाद आज इनका मंच भी बन चुका है, सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत बड़ी एक मंच है इनका अपना एक यूनियन है। सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और जब साक्ष्य मजबूत हो और बिल्कुल धारदार साक्ष्य के साथ इन्हें जो भी कार्रवाई करनी है वो सरकार और अदालत का मामला है, किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा जब जमानत नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से आप देखिएगा कि कोल स्कैम में, जिस प्रकार से हमने लीकर स्कैम में लोगों को किया था और बहुत सारे दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में भी है, लोगों को 1-1 साल तक जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने माना कि ये इनका दोष है, तो साहब देखिए कार्रवाई करने का भी ढंग होता है, चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाती है। केवल अभी 1400 पन्ने की रिपोर्ट आ गई है और हम बोलेंगे इन अंदर कर दीजिए, तो पूरे साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। श्रीवास्तव साहब, आपको क्या लगता है कार्रवाई नहीं करने के पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में व्हाट्सएप चैट और बैंक ट्रांजैक्शन को प्रमाण माना गया। मामला प्रमाणित है अगर, तो फिर हिचकिचाहट के पीछे कुछ बड़ा रहस्य तो नहीं है? क्या बड़े या प्रभावशाली अफसर इसके पीछे हो सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लव जिहाद का नारा देने वाली पार्टी लव ट्रैप पे चुप क्यों है, ये समझ से परे है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 202 पद स्वीकृत हैं आईएएस आईपीएस के, 41 अभी उसमें स्वीकृत खाली पड़े हैं। उसमें 27 आईएएस और आईपीएस के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। आपने ठीक कहा कि कोई छोटा व्यक्ति होता तो अभी तक निपटा दिया जाता, लेकिन मैं फिर कह दूं कि आपने जैसा कहा कि कार्रवाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि मैं बता दूं भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों पर नहीं, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों पर भरोसा करती है। और जब वर्दी में बैठा अफसर अगर नक्सलियों की मदद करे और सरकार चुप रहे या मौन रहे, तो हमारी नजर में ये साजिश है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की ये मांग है, जैसे अनिल भैया ने कहा, इसकी तत्काल स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरा, 14 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को ये पता लगे कि उनके अफसर क्या कर रहे हैं बैठ के। दूसरा, इस पूरे केस की सुनवाई तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि फैसला तुरंत आए। सबसे अहम बात कि भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई करने से रोका किसने और किसका आदेश था कि कार्रवाई ना हो। तो मैं आपके माध्यम से आज आदित्य जी कहता हूं कि जो पार्टी कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हकीकत यह है कि अफसरों के भ्रष्टाचार पे सरकार चुप, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के बाद साहब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती, तो फिर अफसरों के सामने जीरो टॉलरेंस का पैमाना हर बार क्यों बदल जाता है? क्यों ना कहा जाए कि सरकार कार्रवाई पक्षपात करती है? अमित जी भी सुन रहे हैं, अमित जी नई कहानी बता रहे हैं, मैं पुराने में भी चलता हूं। जब पीएससी का मामला याद आया था सामने, आपको याद होगा, तो ये कहा गया था तत्कालीन सीएम के द्वारा कि मेरे पास कोई अभी तक शिकायत नहीं है। ये सरकारों में होता है, उस सरकार में भी वही था, इस सरकार में वही है। तो क्या माना जाए कि सरकार जानबूझ के ऐसे मामलों में पक्षपात करती है? नहीं, देखिए आदित्य, सरकार जो है वो कोई भी हो, सरकार का काम है सरकार चलाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकार चलाने, जो सरकारी काम को एग्जीक्यूट करता है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत हावी है, छत्तीसगढ़ में खासकर बहुत हावी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार का नियंत्रण अफसरशाही पे है ही नहीं, इसलिए अफसर मनमानी कर रहे हैं। आप बताइए, क्या इसके लिए अब आपको सबूत की जरूरत चाहिए? आपके खुद के अफसर ने ये जो जांच रिपोर्ट दी 1400 पन्ने की, उसके बाद आपको गिरफ्तारी में तकलीफ हो रही है। अरे ये जो बिल्डिंग में आग लगी शिक्षा विभाग में, किसकी गिरफ्तारी हुई? 700 करोड़ चूहे खा गए, 700 करोड़ का धान जो है वो 7 करोड़ का धान जो है चूहे खा गए, उस पर किसकी गिरफ्तारी हुई? ऐसे बहुत ढेरों मामले हैं। आप एक भी मामले में बता दीजिए गिरफ्तारी हो रही है क्या? गिरफ्तारी करने से डरती क्यों सरकार? और दूसरी बात यह है कि ये मामला
दूसरे अन्य मामले से, भ्रष्टाचार के मामलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें नक्सली क्षेत्र की जो अफसर है वो पकड़ाई है और नक्सली क्षेत्र की सूचनाएं जो है, गोपनीय सूचनाएं जो लीक होने का मामला है, ये राष्ट्रद्रोह का भी मामला है। इस पे तो तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको आखिर में तकलीफ क्या है गिरफ्तारी करने में? आप जब बड़े बड़े आईएएस को जो गिरफ्तार करने का दावा करते हैं कि भाई हमने लिकर स्कैम में किया, तो पिछली सरकार के ही अफसरों को गिरफ्तार करोगे, पिछली सरकार के कार्यकाल के घोटालों में आप गिरफ्तारी करेंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो है आपने विधायक को, मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया, तो इस सरकार में तकलीफ क्या है? इस सरकार में भी उसकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। और कल्पना का जो गुनाह है वो साधारण गुनाह नहीं है, वो बहुत गंभीर गुनाह है। अगर आप एक जिम्मेदार पद पर रहकर गोपनीय सूचनाएं लीक करती है तो वो हमारे उन जवानों के लिए जान का खतरा भी हो सकता था। और हो सकता है कि अगर उनमें से चैट में से अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाए तो कोई एक बड़ी वारदात अगर उस गोपनीय सूचनाओं के लीक हो भी गई उसके कारण। जी राजीव जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जानकारी लीक होने की जांच कौन करेगा, पुलिस या सेंट्रल एजेंसी? और क्या सरकार मानती है कि खुफिया जानकारी लीक होना देशद्रोह की श्रेणी में आता है? साथ ही एक और अहमदाबाद, इसमें और कई अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं चैट में, क्या उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, बहुत गंभीर मामला मान है, रहे हैं ना संगीन आप ये? मामला, बिल्कुल बहुत गंभीर और संगीन मामला है, अक्षम्य है, और इसमें किसी की लिपापोती नहीं होगी। ये 1860 का जो इंडियन सिविल कोड रूल है और इंडियन सिविल कोड जो नौकरशाहों का मकड़जाल है, बिल्कुल अनिल जी ने कहा, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि नौकरशाह कभी कभी, जिसे बाबूलाल गौर जी ने कहा था कि वो आपका घोड़ा है, उसे चाबुक भी लगाना पड़ेगा, उसे चना भी खिलाना पड़ेगा और उसे अपने वश में करके देश हित में अपने काम में लगाना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जीक्यूशन की बात आती है वो हावी होते, क्योंकि तंत्र उनके हाथों में है। तो जरूर ये इतना गंभीर मामला है कि हमारे शत्रुओं के साथ हमारे राष्ट्र हित में, देश हित में अगर कोई बातें सार्वजनिक रूप से लीक की जाती है और अन्य अफसर भी है तो सारे के सारे नपेंगे। ये विष्णु का सुशासन है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है श्रीवास्तव साहब, इस मामले में क्या कांग्रेस पार्टी एनआईए या सीबीआई जांच की मांग करेगी? क्योंकि जो आरोप सामने आ रहे हैं श्रीवास्तव साहब, वो न सिर्फ बेहद गंभीर है बल्कि सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैंने तो पहले ही अपने कंटेंट में कहा था कि ये राजद्रोह का मामला है, साजिश है। और आपने कहा जिन जिन अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, मैं राजीव जी की बातों को बिल्कुल सुन रहा था। मैं तो चाहता हूं कि बिल्कुल कार्रवाई हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ गद्दारी का विषय है। और जिनका भी नाम आ रहा है, और क्या उस जो जानकारी शेयर की गई तो क्या वो नक्सलियों तक पहुंची, क्या उससे उनको फायदा हुआ, क्या हमारे जवानों को उससे घाटा हुआ, सारे चीजों की जांच, क्योंकि यहाँ के अधिकारी तो बचाएंगे। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि अगर रिपोर्ट भी आएगी तो यहाँ के अधिकारी तो बचाएंगे। सेंट्रल एजेंसी से जांच कांग्रेस मांग करती है। और राजीव जी की बातों को मैं सुन रहा था तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि किसी को जिसने शायरी कहने का अदब नहीं, वो आजकल गजल सुना रहे हैं। कार्रवाई होगी, करेंगे। अरे कब करेंगे? आप डीओ ऑफिस में आग लग जाती है, चलिए गजल सुन लीजिए आप। वो सबूतों की हत्या है। ठीक है, सबूतों के साथ देखिए, रिपोर्ट तो सार्वजनिक हुई नहीं है, शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही कि खुफिया जानकारी लीक हुई है, तो एक सवाल ये उठता है ना कि उस सूचना का दुरुपयोग कैसे और कहां हुआ। दूसरी बात, डीएसपी मैडम दंतेवाड़ा में जांच होनी चाहिए उनकी, बस्तर के इलाके में जो घटनाएं हुई है, क्या वो खुफिया लीक का परिणाम तो नहीं है? ये भी तो सवालों में है ना पुसत्कर साहब। वही चीज मैं कह रहा हूं। अगर वो जो सूचनाएं लीक हुई है, देखिए पुलिस का जो पूरा ऑपरेशन, जो वहां पर नक्सल ऑपरेशन होता है, वो सूचनाओं पे होता है। पुलिस के जो ऑपरेशन होते हैं, जो रोड ओपनिंग पार्टीज निकलती है या सर्चिंग पार्टी निकलती है, अगर उसके निकलने का और उसके जाने का टाइम अगर लीक हो रहा है तो ये नक्सल को अगर मिलता है कहीं से, तो वो तो पुलिस के जो भी पुलिस जो टीम ट्रैप में फंसती है नक्सलियों के, तो उससे उसको लिंक किया जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर मैं निकल रहा हूं, मैं 7 बजे अगर वहां जा रहा हूं, तो मेरा अगर जाने का टाइम अगर लीक हो रहा है तो मैं तो ट्रैप में फंसूंगा। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि उनकी सूचनाएं जो लीक हुई है उसकी जांच की जाना चाहिए कि कौन सी सूचनाएं लीक हुई है और उस सूचनाओं के उस तारीख और उस समय पर लीक होने के बाद कौन सी नक्सल वारदात हुई है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है, इसमें तो तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए बिना किसी जांच के। आप नक्सल के मामले में देखिए आदित्य, ये बहुत गंभीर मामला मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने बस्तर में सैकड़ों जवानों को अंदर रखा है सिर्फ इस बात पे, सिर्फ इस शक पे कि पुलिस के वो नक्सलियों के मुखबिर है। नक्सलियों के मुखबिर होने के नाम पे सैकड़ों आप युवा को, निर्दोषों को, आदिवासियों को आप जेल में रख सकते हैं, और एक जिसके खिलाफ आपके पास पूरे तथ्य सामने आ रहे हैं उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आप पर उंगली उठेगी ही। ये डीएसपी साहब साहिबा जो हैं, एक डीएफओ इनके चक्कर में बर्बाद हो गए बेचारे।
तलाक ले लिए, इनसे शादी करेंगे। अब ये चीज़ें समझ में आई तो अभी पता चला है कि वो शादी फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। एक कारोबारी वैसे ही बर्बाद है, एक जिले के आरआई हैं वो भी इनके चक्कर में बर्बाद है। तो इनकी बर्बादी की लिस्ट बहुत लंबी है। बगल में एक जिला है जहाँ के एडिशनल एसपी साहब स्पा सेंटर से पैसे मांग रहे हैं। तो पुलिस को मेरे को लगता है जितनी अभी इतने सालों की पुलिसिंग हमने देखी है, अनिल भैया तो बहुत सीनियर है हमसे, इससे बुरा समय मैंने पुलिसिंग का आज तक नहीं देखा। निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। यहां सबूत बोले तो उन्हें संवेदनशील करार दिया जाता है और जवान सवाल चुभे तो उन्हें अस्थिरता कहकर दबा दिया जाता है। यहाँ कानून किताब में रहता है और न्याय फाइल नंबर में। आज अगर सजा नहीं मिली तो कल बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इस दौर में सच को इंतजार करना पड़ता था। आप सभी हमारे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।